हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस पेरी यूट्यूब चैनल पर आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। आज की हमारी जो वीडियो है ये हमारा लास्ट लेक्चर है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पर, यानी कि मुकेश की स्टोरी आज खत्म हो जाएगी और हम कल से या नेक्स्ट वीडियो से बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्टोरी में मुकेश के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने फिरोजाबाद के बारे में सीखा था और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे जो लोग हैं, बच्चे हैं स्पेशली, उनकी हालत कितनी ज़्यादा बुरी है और वो किस तरह से उन अंधेरे से भरे हुई समय में या अंधेरे से भरे हुए फैक्ट्रीज़ में, उन घरों में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं और वो अपनी एडल्टहुड तक नहीं पहुँच पाते। हम बोल सकते हैं अपनी टीनेज से ही बाहर नहीं निकल पाते कि उससे पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। देखिए, आज हम लोग एक नए बच्चे के बारे में पढ़ना चाहेंगे जिसका नाम सविता है। वो एक छोटी बच्ची है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेपिंग ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सविता, जो कि एक छोटी बच्ची है, बैठी हुई है एक गंदी सी पिंक ड्रेस पहने हुए। सिट्स alongside an elderly woman, एक बड़ी बुजुर्ग महिला है, उनके साथ वो बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मीन्स ज्वाइनिंग, जोड़ना, पीसेस ऑफ ग्लास, और वो अम्मा के साथ बैठ करके वहाँ ग्लास के पीसेस को जोड़ रही है और उनको जोड़ करके बैंगल्स बना रही है। As her hands moves mechanically like the tongs of a machine, और उस सविता के हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे मानो वो हाथ नहीं हो, वो मशीन की कोई आर्म्स हो या मशीन के जो टॉन्ग्स आपने देखे होंगे, जो उसके हैंड्स होते हैं, उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps makes। Sanctity means पवित्रता, purity, importance। मुझे नहीं लगता, राइटर कहती हैं, कि सविता को इम्पोर्टेंस पता होगा इन बैंगल्स का, कि ये जो बैंगल्स होती हैं, अभी वो एक छोटी बच्ची है और एक समय बाद एक विमेन की जिंदगी में बैंगल्स का क्या यूज होता है ये उसको अभी नहीं पता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। एक बैंगल जो होती है, एक चूड़ी जो होती है, वो एक शादीशुदा विमेन की लाइफ में एक सुहाग का काम करती है। ये उनके सुहाग की निशानी होती है, दैट शी इज मैरिड। ऑस्पिशियसनेस, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैरिज में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, लेकिन एक दिन उसको ये चीज समझ में आएगी। एक दिन व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड इन अ रेड वेल, रेड मींस कवर्ड, जिस दिन सविता को ये सारी चीजें समझ में आएंगी, उस दिन, जिस दिन उसका सर जो है वो ड्रैप्ड होगा, ढका हुआ होगा रेड व्हील से, लाल कलर के घूंघट से। हर हैंड्स टाइड रेड विद henna, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू रिस्ट, और उसके हाथों में उसकी कलाइयों में चूड़ियां होंगी। She will then become a bride, तब वो एक दुल्हन बन चुकी होगी। Like the old women beside her who became one many years ago, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो बुजुर्ग महिला बैठी उनके बगल में, कभी उनकी भी इसी तरह शादी हुई थी, वो भी कभी ऐसे ही ब्राइड बनी थी, तो एक दिन ऐसे ही सविता बन जाएगी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes। उन अम्मा की आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन हाथों में चूड़ियां जरूर हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy। तो वो अम्मा क्या कहती हैं, एक ऐसी आवाज में जिसमें खुशी नहीं थी, दुख झलक रहा था। वो क्या कहती हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। देखिए, ये फिर से हमारा डायलॉग हिंदी में है, पीछे एक वर्ड सुहाग भी हिंदी में आ चुका है। मैं ये बात आपको समझा चुका हूँ कि हिंदी में वर्ड्स इसलिए दे रखे हैं इसमें, क्योंकि राइटर उन वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स की तरफ हमारा इंपॉर्टेंस, हमारा अटेंशन ड्रॉ करना चाहती है। वो बताना चाहती है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ये पढ़ते हुए इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। तो अम्मा क्या कहती हैं, वहाँ बैठ करके सविता के बगल में, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि उन्होंने बहुत लंबे समय से शेर भर, शेर इज एन ओल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो वो कहती है कि एक वक्त शेर भर उन्होंने खाना भी नहीं खाया, बहुत लंबे समय से उन्हें भरपेट खाना भी नहीं खाया। उनके कहने का मतलब ये है, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, अभी तक जो उनकी जिंदगी है, इस पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया। इतनी उम्र उनकी बीत गई। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, बस यही चीज उन्होंने कमाई है।
Her husband, an old man with a flowing beard, says. और उनके हस्बैंड जो कि एक बड़े बुजुर्ग इंसान हैं बहुत ज़्यादा, और उनके ऐसे फ्लोइंग बियर्ड है बहुत लंबी, वो भी यही बात बोलते हैं, I know nothing except bangles. तो वो राइटर से कहते हैं कि मुझे इन बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं आता. All I have done is make a house for the family to live in. लेकिन हाँ, मैं अपनी जिंदगी में, अपने इस जीवन काल में मैं इतना कर चुका हूँ कि मैंने अपने घर परिवार के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक घर बनाया है, एक उनके सर के ऊपर छत दी है जहाँ पर वो रह सकते हैं. सो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. Hearing him, उस बुजुर्ग की बात को सुन के, वन वंडर्स, एक आदमी हैरानी में पड़ जाता है ये सोच करके, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उस इंसान ने अपनी जिंदगी में वो चीज हासिल करी है कि फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते. ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कि उसके सर के ऊपर एक छत है. और बहुत से बैंगल मेकर्स यूं ही संघर्ष करते हुए खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं बना पाते. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. Not even enough to eat rings in every home. और ये जो चीख है, ये जो रोने की आवाज़ है, ये हर घर में ही सुनाई देती है. और क्या आवाज़ क्या कहती है वो? यही कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, यही कि हमारे पास कुछ और बिजनेस करने के मायने नहीं है, हमारे पास तरीके नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और हम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, बस बैंगल्स ही बना सकते हैं. The young men echo the lament of the elders. Echo means दोहराना, lament means sadness. तो जो आजकल के यंग मैन हैं, they echo the lament of the elders. तो उनकी आवाज़ में बस वही दुख दर्द छलकता है जो दुख दर्द उनके बड़े बुजुर्गों की आवाज़ में छलकता है. Little has moved with time. समय के साथ बहुत कम ही बदलाव आया है फिरोजाबाद में. It seems, ऐसा महसूस होता है. Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream. Years of mind-numbing. Numbing means something that makes us senseless. तो उन लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करी है कि उनके माइंड्स अब नम हो गए. नम मीन्स सेंसलेस हो गए, वो सोच ही नहीं पाते अब कुछ. टॉयल मीन्स लेबर, हार्ड वर्क. Have killed all the initiative. Initiative means we start something. And the ability to dream. उन लोगों ने इतने सालों से इतनी कड़ी मेहनत करी है, इतने जनरेशन से, कि अब जो नई पीढ़ियाँ आ रही है वहाँ, अब जो नई जनरेशन्स आ रहे हैं, उनके पास कुछ अलग सपना देखने की एबिलिटी ही नहीं है, उनके पास अलग कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है, वो आगे कुछ सोचते ही नहीं, वो आगे कुछ करने की अपने अंदर चाहत ही नहीं रखते. Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who fallen into the vicious cycle of middlemen who trap their fathers and forefathers. So राइटर जब फिरोजाबाद में थी तो उनकी मुलाकात वहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स से हुई जो उस जाल में फंस चुके थे जिस जाल में उनके कभी पूर्वज फंसे हुआ करते थे. उस खतरनाक जाल में, विशियस मीन्स पॉइजनस या डेंजरस, उस जाल में फंसे हुए उनके पेरेंट्स भी थे, एंसेस्टर्स भी थे, और अब ये लोग भी उसी जाल में जाकर के फंस चुके हैं. तो राइटर ने उसमें से ही कुछ लोगों से जाकर के बात करी और उनको एक आइडिया दिया. उनसे कहा, Why not organize yourselves into a cooperative? कि आप सब लोग एक साथ एकजुट होकर के एक आवाज बन के आवाज क्यों नहीं उठाते उन फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ जो आपके साथ इतना अत्याचार करते हैं, आपको पैसे नहीं देते, आपके बच्चों को उन अंधेरे से भरी हुई कोठरियों में काम करवाते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? तो देखिए उनका क्या जवाब रहा इस पर. Even if we get organized, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, we are the ones who will be hauled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say, अगर हम आवाज भी उठाते हैं, अगर हम लोग एकजुट भी हो जाते हैं, इन फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, so we are the ones who will be hauled by the police. Hauled up means beaten up या dragged up, या हमको ही रिमांड पे ले लिया जाएगा पुलिस के द्वारा. पुलिस इन लोगों से कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उनके पास पैसा है. हम गरीब हैं, हमारे ऊपर ही पुलिस आकर के अत्याचार करती है, बीट इन, हमारी पिटाई लगती है, एंड ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमारे ऊपर कुछ झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि जैसा हमने कुछ इलीगल काम किया हो. देयर इज नो लीडर अमंग देम. उन लोगों के बीच में कोई भी लीडर नहीं है. नो वन
Who could help them see things differently? ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको चीजें दिखा सके कुछ अलग नजरिए से. Their fathers as tired they are. उनके पूर्वज, उनके पिता, उनके दादा उतने ही थके हुए हैं जितने कि ये नौजवान लोग. तो इनके साथ अब खड़ा कौन रहेगा, इनकी आवाज कौन बनेगा. They talk endlessly in a spiral. वो बस बात करते हैं endlessly, यूं ही अनंत बात करते रहते हैं. एंडलेस एक स्पाइरल की वो बात करते हैं. स्पाइरल मीन्स वो घेरा, वो गोल चक्रव्यूह जिसमें वो फंसे हुए हैं. That moves from poverty to apathy to greed and to injustice. और वो चक्रव्यूह किस 4 चीजों पर बना हुआ है? गरीबी, एपैथी लाचारी, ग्रीड लालच, इनजस्टिस अन्याय. तो ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों के घेरे हुए है और ये लोग उस चक्रव्यूह से बाहर, उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाते. लिसनिंग टू देम, इन लोगों की बातों को सुन करके आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. मुझे 2 अलग अलग दुनियाएं नजर आती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आ चुका है कि राइटर किस 2 दुनिया की बात कर रही है. व्हाट आर द 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स दैट द राइटर टॉक अबाउट इन लॉस्ट स्प्रिंग. तो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में राइटर कौन सी 2 दुनिया की बात कर रही है, ध्यान से सुनिए. लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. उन लोगों की बातें सुन करके मुझे फिरोजाबाद में 2 अलग अलग दुनियाएं नजर आती हैं. 1, पहली दुनिया किसकी है? द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी. एक उन गरीबों की जिनकी जिंदगी उस घेरे में घिरी हुई है. बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट. और उनके ऊपर बोझ है किसका? अपनी इस कास्ट में, अपनी इस बेंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा होने का. इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं. द अदर अ विशियस सर्कल. और दूसरी दुनिया किसकी है? उन अमीरों की, उन फैक्ट्री ओनर्स की जिन्होंने उनको उस घेरे में बांध रखा है. एंड द अदर अ विशियस सर्कल. और दूसरी दुनिया एक ऐसे खतरनाक घेरे की है ऑफ द साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. और उसमें ये सब ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन और ये फैक्ट्री ओनर्स, साहूकार, ये सब है जो इन लोगों को, इन गरीब लोगों को दबा के रखते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देते और इन पर अत्याचार करते हैं, इनसे वही सारे काम करवाते हैं जो इलीगल है. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. अच्छा बच्चा पार्टी, इस लाइन से हम लोग अपने चैप्टर के एंड की तरफ आ गए और मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने शायद ही कहीं पढ़ा हो और ये मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. अब चाहे बात हम उन बड़े लोगों की करें जो ये बेंगल मेकर्स हैं, बेंगल मेकर्स के जो उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी बात करें या ग्रैंड पेरेंट्स की, या दूसरी तरफ हम लोग बात उस दूसरे सर्कल में जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो अमीर लोग हैं उनकी. इन दोनों लोगों की अगर हम बात करें, इन दोनों लोगों ने मिल करके, ये बेंगल मेकर्स और वो अमीर लोगों ने मिल करके, फैक्ट्री ओनर्स हैं, दोनों ने मिल करके बोझ लाद दिया है उन बच्चों के ऊपर. इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर जंग तुम्हारी लोगों की है तो उसमें बच्चों को नहीं लेकर के आना चाहिए. टुगेदर इसमें जितनी गलती इनकी उतनी गलती दोनों उनकी भी है. 50-50% दोनों ही भागीदार हैं इसमें. और उन दोनों ने मिलकर के ये बोझ लाद दिया है उन छोटे बच्चों के कंधों पर जिनको ये चाइल्ड लेबर की दुनिया में घसीट घसीट के ले जाते हैं. बिफोर ही इज अवेयर. और जब तक कि वो बच्चा उस चाइल्ड लेबर के बारे में जान पाता है, जब तक कि वो उस बर्डन को समझ पाता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, दुनिया में और भी चीजें हैं करने के लिए, he accepts it as natural as his father. तब तक वो बड़ा हो चुका होता है, उसका चाइल्डहुड उससे छीन करके ले लिया जाता है और अब वो बड़ा हो गया है तो फिर वो उसके पास जब कुछ और बचता नहीं तो जिस तरह से उसके फादर ने एक्सेप्ट किया था इस चाइल्ड लेबर को, इस बेंगल मेकर्स के अंधकार से बड़ी दुनिया को, इसी तरह वो भी एक्सेप्ट कर लेता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेड. अगर तुम कुछ और करना चाहते हो फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हो करके, तो इसका मतलब है तुम हिम्मत कर रहे हो, तुम आवाज उठा रहे हो. आवाज किसके खिलाफ? उन अमीर फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और इन बच्चों के लिए हिम्मत करना इनके जीवन का वो कोई आधार नहीं है, इनके जीवन का वो कोई मूल नहीं है. When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. इसीलिए जब मैंने मुकेश की उस बात को सुना, क्या आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, मुकेश
किस कास्ट में पैदा हुआ है? बेंगल मेकर्स की। इसीलिए भले ही मोटर मैकेनिक ऐसे कोई बड़ी जॉब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? वो सपने देख रहा है। फिरोजाबाद के अंदर हर एक इंसान ने सपने देखना बंद कर दिया है। कम से कम मुकेश वो सपना तो देख रहा है, वो हिम्मत तो कर रहा है, वो आवाज तो उठा रहा है उन फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। इसीलिए when I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। इसीलिए जब मुझे वो हिम्मत नजर आती है, वो सपना देखने की उम्मीद नजर आती है मुकेश के अंदर, then I am cheered। तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है। I want to be a motor mechanic, he repeats। वो फिर से मेरे सामने रिपीट करता है ये बात कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो रिपीट करता है इस बात को, इंसिस्ट करता है। He will go to a garage and learn। वो कहता है कि वो गराज के पास तक जाएगा और सीखेगा किस तरीके से मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। देखिए, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। राइटर यहाँ पर ये उन्होंने जो मोटर मैकेनिक वर्ड यूज किया है, वो मोटर मैकेनिक उन्होंने एक ऐसे सपने की तरफ जिक्र किया है जो सपना बाकी के लोग नहीं देखते। मुकेश बदलाव लाना चाहता है। इतनी जनरेशन से चली आ रही जो लिनिएज है उसको, इतने लंबे समय से, इतने लंबे अरसे से जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो बार बार इंसिस्ट करता है, बार बार ये बात बोलता है राइटर से, क्या कि आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं सपने देखूंगा, मैं कुछ अलग करूंगा इन हमारे लोगों के लिए। इसलिए वो राइटर उसको इस तरीके से शो करें, आप लोग समझिए। मोटर मैकेनिक मीन्स टू ड्रीम समथिंग न्यू, कुछ नई चीजों का सपना देखना। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न। मोटर मैकेनिक बनेगा, वो आज़ादी की दुनिया लाएगा। वो भले ही उसको पता नहीं कैसे कैसे किया जाता है। ही विल लर्न इट, वो सीखेगा। वो खुद बोल रहा है, आई विल लर्न इट, मैं सीखूंगा किस तरीके से मैं मोटर मैकेनिक बन सकता हूँ, इन सेंस में किस तरीके से आज़ादी ला सकता हूँ। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन वो आज़ादी की दुनिया, वो जहाँ उसको वो सबको सीखना है, वो भी बहुत दूर है उसके घर से। अभी उसको बहुत आगे जाना पड़ेगा, तब वो आजाद करा पाएगा अपने लोगों को। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। और क्या कहता है वो? तो क्या हुआ, रास्ता लंबा है मेरी आजादी का, तो क्या हुआ अगर मोटर मैकेनिक बनने का रास्ता लंबा है? तो आई विल वॉक, मैं चल करके जाऊंगा उस रास्ते पर, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं चल करके जाऊंगा और मैं पहुंचूंगा उस दुनिया में, मैं पहुंचूंगा गराज तक, एक नई एक उम्मीद बन करके मैं निकलूंगा। और राइटर ने उससे पूछा, मुकेश क्या तुम प्लेन्स उड़ाने के बारे में भी सोचते हो? यानी कि क्या तुम अपने लोगों को सिर्फ आज़ाद करने के बारे में सोचते हो या उनको ऊपर ले जाने के बारे में भी सोचते हो कि तुम उनकी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी लेकर के आओगे? ही सडनली साइलेंट, लेकिन वो एकदम चुप हो गया, एकदम शांत। नो, ही सेज, स्विंग एट द ग्राउंड। उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। इन ए स्मॉल मर्मर, वो जो हल्का सा बड़बड़ा रहा है वहां, देयर इज एन एम्बरेसमेंट, उसमें शर्मिंदगी है। दैट इज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी पछतावे में नहीं बदली। इट मींस मुकेश को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं कि मोटर मैकेनिक तो बन जाएगा, उसके आगे क्या, लोगों को आजाद तो वो करा देगा, उसके आगे क्या। लेकिन उसको ये पछतावा नहीं है। पछतावा हमें कब होता है? जब वो समय बीत जाता है। समय अभी बीता नहीं है, समय अभी भी उसके पास है, वो अभी भी बहुत सारी बदलाव ला सकता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, लेकिन वो सेटिस्फाइड है वहां उन गाड़ियों के सपने देखता हुआ। दैट इज सीज हरिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उन गाड़ियों को वो देखता है जोर से गुजरते हुए अपने शहर से, अपने शहरों की उन गलियों से, सड़कों से। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लेकिन बात ये भी है कि एरोप्लेन्स और एयरप्लेन्स बहुत ही कम फिरोजाबाद के ऊपर से निकलते हैं। तो इसीलिए उसके दिमाग में इंस्पिरेशन नहीं आया, और उम्मीद है कि जिस तरह से उसने उन कार्ड्स को देख करके, आज़ादी को देख करके आज़ाद होने का सपना देखा, उसी तरह शायद वो उन प्लेन्स को देख करके प्लेन्स उड़ाने के बारे में भी सोचेगा और वो फिरोजाबाद के अंदर बदलाव लेकर के ज़रूर आएगा। सो गाइज, बच्चे भाई, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। यहाँ हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट स्टडी कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपना हम लोग आई होप हम लोग अब विस्टास शुरू कर देते हैं। विस्टास में हमारा 3rd लेवल अपना हमारा सबसे पहला चैप्टर है, हम उसको शुरू कर देते हैं। और जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक आप अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन के रूल्स का पालन करिए। हम जल्दी मिलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में।